हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा एक नया चैप्टर है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने पिछला पीजीवीपी चैप्टर कंप्लीट करा और हमें ये भी आशा विश्वास है कि आप लोग उस थ्योरी और प्रैक्टिकल के सहायता से आप लोग अपने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करे होंगे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है पीजीवीपी चैप्टर से भी जो हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट करा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर डिस्कस करने के लिए वीडियो डालेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने अभी तक पीजीवीपी नहीं पढ़ा है तो पक्का जाइए पिछले पिछले वीडियो में पीजीवीपी के सभी थ्योरीज पढ़िए और फिर आपके लिए वो बेहद आसान हो जाएगा चैप्टर। ठीक जैसे हमने पीजीवीपी को आसान बनाया ठीक उसी तरीके से अभी हम लोग बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के बारे में। दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी भी आपका टैक्सेबल हेड ऑफ इनकम होता है। ये जो हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल इनकम है इस पे हम लोग बात करेंगे सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक। तो सारे सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि क्यों हम पहले आपके साथ इसके जो थ्योरीज़ है वो लेके आते हैं, इसके जो प्रोविजंस है जो सेक्शंस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कारण ये है कि अगर आपको इसके जो थ्योरीज़ है, इसके जो प्रोविजंस है, जो लॉ हैं, जो सेक्शंस है, उस पर अगर आपका पकड़ हो गया तो फिर सॉल्यूशन तो हम लोग यूँ कर लेंगे हम लोग साथ मिलके। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ और सारे सेक्शन को अच्छे से समझिए। अभी हम लोग पहला जो सेक्शन बात करेंगे वो सेक्शन 22 है, बेसिक ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो हर जो हेड ऑफ इनकम है उसके चार्जेस के सेक्शन होते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है वो बेसिक चार्जेस है, सेक्शन 22। इसमें क्या बोलता है, सबसे पहले समझिए। इसमें बोलता है कि अगर कोई बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ साथ उसके अपार्टमेंट का भी बात किया जाता है, इंक्लूडिंग अपार्टमेंट। तो बिल्डिंग और अपार्टमेंट का कोई मालिक है तो उसके मालिक को अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, उसके मालिक को अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी उनका जो रेंट रिसीव करता होगा वो टैक्सेबल इनकम होगा। हाँ, लेकिन अगर वो एसीसी जो मालिक है वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता होगा या खुद उसमें रहता होगा, सेल्फ होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, तो वैसी स्थिति में उसका जो हाउस या अपार्टमेंट है वो टैक्सेबल इनकम के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। इस बात को हम पहले पढ़ के देखते हैं क्या हमने थ्योरी में लिखा है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेक्शन 22 बेसिक ऑफ चार्जेस, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी comprising of building and land apartment thereto of which the SEC is the owner is chargeable to tax under the head house property। मतलब बोल रहा है कि इनवल वैल्यू टैक्सेबल होगा कोई भी प्रॉपर्टी का जो बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट को भी शामिल करता है, वैसे उसके मालिक को के इनकम को चार्ज करेंगे, चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों दो बात याद रखेंगे, एक तो बिल्डिंग और बिल्डिंग से रिलेटेड लैंड और उसका अपार्टमेंट जो होगा उस पर टैक्स वो टैक्सेबल इनकम के अंतर्गत आएगा, उसके इनकम भी टैक्सेबल होंगे। और दूसरा कि बिल्डिंग के जो ऑनर है वो होने चाहिए। तीसरा बात यह है कि उस ऑनर जो ऑनर है उनका यूज़ नहीं होता होगा। आप देखिए इसके आगे लिखा हुआ है यूज़ नहीं होता होगा किस बात के लिए, उससे खुद रहने के लिए या बिजनेस के लिए। तो वही बात आगे लिखा हुआ है, इफ एसीसी ऑक्युपाइड द बिल्डिंग और पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैरिड बाय हिम दैट प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूडेड अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इन दो बात को समझते हैं कि कौन कौन से बिल्डिंग को कैसे ऑनर, इसमें कौन ऑनर हो सकता है। फिर दूसरा बात लैंड कौन बिल्डिंग के मालिक हो सकते हैं, इस बात को कंफर्म करते हैं। तो पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमने नीचे लिखा है द एसीसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कब हो सकता है, तो हमने एग्जांपल लिया, मिस्टर एक्स लेट आउट किया किसको, मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई लेट आउट कर दिया मिस्टर जेड को। अब मिस्टर जेड से मिस्टर वाई रेंट रिसीव करते हैं और मिस्टर वाई से एक्स रिसीव करते हैं रेंट। अब बताओ कि क्या मालिक है मिस्टर वाई उस बिल्डिंग का, आप बोलेंगे ना। तो जब मिस्टर वाई मालिक नहीं है तो उनके पास रेंट ऑब्वियसली आता है, लेकिन उनका जो रेंट है वो अदर सोर्स का इनकम होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं टैक्सेबल होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए, अगर एक्स के बारे में पूछा जाए कि ये तो रेंट लेते हैं वाई से तो ये मालिक भी है, हाँ, तो उसमें लिखा भी हुआ है कि रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक ये बात हो गया। दूसरा बात आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी इंक्लूड बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट। हम लोग बात किए थे कि ये इंक्लूड करता है बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट को। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि
मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से लीज पर देता है 25 ईयर्स के लिए, ठीक है। मिस्टर एक्स किसको दे दिया, वाई को, और वाई इसको लेकर उसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करवाया और जेड को रेंट पे दे दिया। अब जो जेड से वाई रेंट लेगा तो बिल्डिंग का मालिक कौन, मिस्टर वाई, तो इनको जो रेंट मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। और जो लीज रिसीव किए हैं रेंट एज अ रेंट, वो मिस्टर एक्स के लिए रेंट नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। तो वेल फ्रेंड, आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि मालिक होना ज़रूरी है, और उसके बाद क्या ज़रूरी है कि वो बिजनेस जो बिल्डिंग है वो क्या होना चाहिए, लेट आउट होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से चीज़ बिल्डिंग में इंक्लूड किया जाता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है आप देखिए, तो आपके पास होगा बिल्डिंग इंक्लूड करता है रेसिडेंशियल जहाँ रहते हैं लोग, कॉमर्शियल, मल्टीप्लेक्स, गोडाउन, होटल, है ना। तो ये सारे चीज़ यूज़ बिल्डिंग में आ जाएंगे। लेकिन नीचे उसके नीचे ये एक बात लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, बट इट शुड नॉट बी एन इनकम्प्लीट यूनिट और टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है, टेम्प्रोरी नहीं होना चाहिए। तो ये सब इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। बाद बाकी सारे बिल्डिंग जो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, गोडाउन, स्टॉक का भी जो होगा, वो सारे चीज़ क्या होंगे, बिल्डिंग में शामिल किए जाते हैं। लैंड अपार्टमेंट में क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर बिल्डिंग है तो उसमें अटैच टू द हाउस अप्रोच, रोड टू रोड, गार्डन, बैकयार्ड, स्विमिंग, पार्किंग, पूल, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ किस में शामिल की जाएंगी, बिल्डिंग में। उससे जो भी इनकम आएंगी इन सारे चीज़ों से, वो सारे टैक्सेबल इनकम होंगे। कुछ एक केस स्टडी करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो बिल्डिंग तो होंगे, आप उसके मालिक भी होंगे, लेकिन वो किस में नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे पहला केस आप देखेंगे, देखो बिल्डिंग लेट आउट एज ए स्टाफ क्वार्टर टू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को आपने स्टाफ क्वार्टर के रूप में क्या करा है कि बिल्डिंग दिया है। तो वो बिल्डिंग चूँकि आपने बिजनेस में यूज़ करा है, बिजनेस अलग करते हैं, लेकिन आपके बिजनेस के जो स्टाफ है वो रह रहे हैं, तो इसलिए इस बिल्डिंग से जो भी रेंट आएगा, लेट आउट करे हैं, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे, बिजनेस ऑनिंग एंड, कोई स्मॉल बिजनेस कंटिन्यू करता है और लेट आउट भी करते हैं अगर प्रॉपर्टी को, तो वैसे प्रॉपर्टी आपकी किस में आ जाएंगे, वैसे तो ये होना चाहिए था हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन जजमेंट है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। रायला कॉरपोरेशन 2016 में ऐसा जजमेंट आया था कि इसको टैक्सेबल करना पड़ा बिजनेस प्रोफेशन में। और तीसरा हम लोग बात करते हैं फर्नीचर इनसेपरेबल। अब मान लो कोई ऐसा हॉल है जिसमें क्या हो सकता है कि आप फर्नीचर और क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग को इनसेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो वैसे बिल्डिंग को फिर आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस प्रोफेशन और या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में शामिल किया जाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बात, लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी नॉट पॉसिबल विदाउट फर्नीचर। तो ऐसे केसेस में जब बिना फर्नीचर के बिल्डिंग नहीं बनाए जा सकते, तो आप इसको बिल्डिंग थोड़े ना मानेंगे। तो इसलिए इससे बिल्डिंग से प्राप्त होने वाले इनकम को बिजनेस प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल किया जाता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, हमने अभी तुरंत बात किया था सेक्शन 22, और हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं आपको 27 में। धीरे धीरे हम लोग जो इसका सिस्टम है, जो जिससे आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, इसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। तो हमने सेक्शन 22 लिया, फिर हम ले रहे हैं सेक्शन 27 जो लास्ट सेक्शन होता है, 22 से 27 तक सेक्शन है हम लोग को पढ़ना इस हेड के अंतर्गत। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, सेक्शन 27 डिम्ड ऑनर कौन कौन। डिम्ड ऑनर का मतलब क्या होता है, डिम्ड मतलब माना गया ऑनर, आप ऑनर नहीं है फिर भी आपको माना जाएगा हाउस गवर्नमेंट या इनकम टैक्स के अनुसार। तो ये कौन कौन से ऐसे परिस्थिति इसको देखेंगे। तो पहला परिस्थिति पहले तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इट मे बी पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल दैट एसीसी मे नॉट बी लीगल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इवन इफ ऑनरशिप इज विथ एनी पर्सन। ठीक है, बोला है कि ये पॉसिबल है कि आप क्या हैं, लीगल ऑनर नहीं है फिर भी आपको ऑनर माना जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखा हुआ है, केसेस कवर्ड बाय सेक्शन 27। सेक्शन 27 बताता है कौन कौन से केस। पहला केस है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो अपने प्रॉपर्टी को बिना कंसिडरेशन या एडिक्वेट कंसिडरेशन के अपने स्पाउस, वाइफ, रिलेटिव एक्सेट्रा को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वैसे स्थिति में जिनको ट्रांसफ़र किया गया है वो इस बिल्डिंग के मालिक नहीं माने जाएंगे, बल्कि जो ट्रांसफ़री है, जो ट्रांसफ़र करते हैं, वो इसके मालिक माने जाएंगे। बात नंबर 1 समझ में आया। लिखा हुआ है एनी हाउस प्रॉपर्टी एन इंडिविजुअल who transfer otherwise than for adequate consideration to his या her spouse not being a transfer in connection with an agreement। ठीक है, आगे बोला टू लाइव अपार्ट और टू ए माइनर चाइल्ड।
बात समझ में आ रहा है? नॉट बीइंग अ माइनर मैरिड डॉटर डीम टू बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर्ड, मतलब बोल रहा है कि आपने ट्रांसफ़र करा है, फिर भी ऐसे लोगों को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो मालिक ट्रांसफरर ही होगा, ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे होल्डर ऑफ इम्पार्सेबल स्टेट इज डीम टू बी द इंडिविजुअल ऑनर ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ कंप्राइज्ड इन द स्टेट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऐसे प्रॉपर्टी जिस पे डिस्प्यूट है, तो वैसे केस में जो होल्डर ऑफ एसेट्स होंगे ना, जिसके पास, जिसके कंट्रोल में वो एसेट होगा, जिसके कंट्रोल में वो एसेट होगा, वो उसके मालिक माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। बोला है कि द पर्सन हु इज़ मैनेजिंग डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है, इज़ डीम टू बी द ऑनर, तो उनको ऑनर माना जाएगा। तो दो केसेस हमने देखा, एक ट्रांसफ़र अनएडिक्वेट, मतलब आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं दिया, ठीक है। दूसरा, जब डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी पे और उसके आप होल्ड करते हैं तो डीम्ड ऑनर माने जाएंगे। केस नंबर 3 हम लोग बात करते हैं, कोई भी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी और अदर एसोसिएशन पर्सन जिसको बिल्डिंग मिला है, अलॉट हुआ है या लीज किया गया अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम, तो वैसे मेंबर्स को उस बिल्डिंग के मालिक माना जाएगा, ठीक है, ऑनर माना जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं नंबर 4 कि अगर कोई ए पार्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस हुआ है। ए पार्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया, कोई एक पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग होते हैं कम से कम, तो जो एक पर्सन क्या करते हैं, एक पर्सन उसको परफॉर्मेंस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, दूसरे पर्सन नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में जिसके पोजीशन में पहले से एसेस था, जो पहले से ऑनर था, उन्हीं को ऑनर माना जाता है। ये बात यहाँ लिखा हुआ है नंबर 4 में। तो बोला है ए पर्सन हु इज़ अलाउड टू टेक पोजीशन टू रिटेन पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग एंड पार्ट ऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डीम टू बी द ऑनर ऑफ दैट बिल्डिंग पार्ट देयर ऑफ। यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने क्या किया, पोजीशन लिया अपने पास, वो परचेज किया है, लेकिन लिखा हुआ है बट सेल डिड नॉट रिसीव्ड, ये सेल डिड रिसीव नहीं किया, तो इसने परचेज़ किया, इसने कंसिडरेशन दे दिया, सारा पेमेंट कर दिया इसे, फिर भी इसे अभी तक सेल डिड नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो बी है ना, वही माना जाएगा ऑनर, ठीक है। और नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इफ़ लीज एग्रीमेंट इज़ मोर देन 12 ईयर, 12 साल से ज़्यादा का अगर लीज एग्रीमेंट आपने ले रखा है, तो फिर जिसने लीज एग्रीमेंट लिया है उसे डीम्ड ऑनर माना जाएगा। लेट दोस्तों, हम लोग अब जो सेक्शन बात करेंगे वो सेक्शन 23, जिसमें कंप्यूटेशन करना हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो स्टेप है, 3 स्टेप में किस तरीके से एनुअल वैल्यू निकालेंगे, फिर उस पर टैक्स लगाएंगे, क्या क्या डिडक्शन दिए जाएंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बीकॉम पार्ट 3 और आईपीसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड से नहीं करवाया, तो जल्दी ही करवा लें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सके, हमारे साथ आप इंजॉय कर सके स्टडी को, कॉमर्स के हर पॉइंट को, हर सब्जेक्ट को लुकास अकाउंट के साथ। तो लुकास अकाउंट है तो आप आगे हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।